थैंक यू सो मच, सभी लोग स्टेटस लगा दिए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें नई पता चलेंगी, जो लोग पहले क्लास में आए हैं या नहीं आए हैं। मैं पहले बता दूं, आप कितने भी धुरंधर हो गए एमपीजीके के, कितने साल से भी पढ़ रहे होगे, लेकिन फिर भी आपको हर क्लास में मेरे नई जानकारी मिलेंगी, बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो आप लोग इसको बने रहें क्लास में। बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका नर्मदापुरम। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदापुरम इसका सही आंसर होगा। पहले एक बार सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए, फिर मैं इसका पूरा डिटेल बताता हूँ क्या है इसकी खासियत। ठीक है, हाँ, नर्मदापुरम इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। सभी लोग आंसर करें इसका फटाफट जल्दी से। ठीक है, गुड, वेरी गुड। अब देखिए इसकी क्या खास बात है यहाँ पे नर्मदापुरम की बताते हैं। ये जो आता है सेठानी घाट कहाँ पे आता है? नर्मदापुरम में आता है। जो आपका होशंगाबाद, सबको पता है ये होशंगाबाद का ही नया नाम क्या है? ये सेठानी घाट है ना। होशंगाबाद का ही नया नाम क्या है आपका इसमें? सॉरी, होशंगाबाद नया नर्मदापुरम है, और यहीं पे क्या आता है आपका? सेठानी घाट आता है। सेठानी घाट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था ये जानकी बाई सेठानी ने कराया था। निर्माण किसने कराया था? जानकी बाई सेठानी ने कराया था इसका निर्माण, इसलिए ये सेठानी घाट कहा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा घाट है। कौन सा? सेठानी घाट, जो कहाँ पे आता है? नर्मदापुरम में आता है। ये इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। ठीक है, दूसरी बात आपको ये भी ध्यान रखना है इसमें, और किस लिए इंपॉर्टेंट है ये, कि ये जो सेठानी घाट आता है आपका, जानकी बाई ने इसका निर्माण किया था। कब करवाया था? 19वीं सदी में। 19वीं सदी में इसका निर्माण हुआ था। ये एमपी का सबसे बड़ा घाट आता है इसमें। ठीक है, इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर हैं। तो मंदिर जो आ जाएंगे आपके, भगवान शिव का मंदिर है यहाँ पे, भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, क्योंकि मंदिर से बहुत लगाव है व्यापम को। गायत्री मंदिर है, हनुमान मंदिर यहीं पे है। ठीक है, और नर्मदा माता का मंदिर है। ये जो है आपका सभी जो है आते हैं यहीं पे मंदिर आ जाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे नर्मदा के स्थल, नर्मदा के जो पर्यटन स्थल हैं, ये तीर्थ स्थल हैं, उनसे भी क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्थल हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। एक सेकंड थोड़ा सा रुक जाइएगा। हाँ, बिल्कुल सही है। क्लास को सभी लोग पहले शेयर कर देता हूँ, है ना। संख्या आज हम लोग का टारगेट है, सैटरडे है, सैटरडे में संख्या अच्छी होती है। पिछली बार 85 प्लस गई थी, मैंने देखा था संख्या यहाँ पे क्लास की। आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग शेयर करेंगे और आज शतक लगवाएंगे क्लास में, है ना। 100 प्लस आज स्टूडेंट होने चाहिए, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग करेंगे आज ये मिलके। ठीक है, तो और बेहतरीन क्लास बनेगी। अब देखिए, नर्मदा नदी पे स्थित जो प्रमुख घाट हैं, आपको सबको पता है कि जबलपुर में जो आता है क्या? भेड़ा घाट आता है ना। भेड़ा घाट यहीं पे आता है। फिर तिलवाड़ा घाट आता है ना। ये सब मैं करा चुका हूँ आपको। ठीक है, इसके अलावा ग्वारी घाट आएगा। लेकिन अब आज कुछ नए घाट भी बताता हूँ। सिद्ध घाट, सिद्ध घाट जो आता है ये भी आपका जबलपुर में आता है। और सिद्ध घाट में ध्यान रखिएगा, सिद्ध घाट में क्या होता है? यहीं पे नर्मदा जी की आरती की जाती है जबलपुर में, ये भी पूछा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे और जो आता है लम्भेटा घाट, तो लम्भेटा घाट भी कहाँ पे आता है? ये जबलपुर में ही आता है। ठीक है, फिर आपका जो आता है पंचवटी, पंचवटी भी जो आता है ये आपका जबलपुर में ही आएगा। ठीक है, इसके अलावा नेमावर, नेमावर जो आता है ये होशंगाबाद के पास में आएगा। ठीक है, और कौन से इंपॉर्टेंट है यहाँ पे घाट? तो इसके अलावा ध्यान रखिएगा जिलहरी घाट, है ना। कौन सा है? जिलहरी घाट। तो जिलहरी घाट भी कहाँ पे आता है? ये जबलपुर में आता है। ठीक है, मऊगंज जिला बन गया, सब आएगा विवेक जी, मैं सब क्वेश्चन देख चुका हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बहुत सारी चीजें यहीं पे मिलेगी आपको। ठीक है, आज की क्लास में मिल जाएगा आपको। इसके अलावा यहीं पे क्या आता है? जबलपुर में ही उमा घाट आता है। उमा घाट कहाँ पे आएगा? जबलपुर में आएगा। नोट डाउन करते चलिएगा पूरा, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी यहाँ पे। ये सारी चीजें के बाद आपको ध्यान रखिएगा यहाँ पे। और जो आता है आपका ये आ जाएगा, एक आता है बरमान घाट। तो बरमान घाट कहाँ पे आता है? तो बरमान घाट आता है नरसिंहपुर में। बरमान घाट कहाँ पे आएगा? नरसिंहपुर में आएगा। ये सभी आपको ध्यान रखना है, जो नर्मदा नदी के किनारे प्रमुख तीर्थ स्थल है ना। किसके किनारे तीर्थ स्थल है? नर्मदा नदी के किनारे तीर्थ स्थल है। तो ये सभी पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इस पे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वेरी गुड, संख्या 52 की हो गई है, संख्या और भी बढ़नी चाहिए। संख्या आज 100 प्लस होनी चाहिए संख्या, ये ऐसे में उम्मीद करता हूं कि 100 प्लस संख्या आज होगी आप लोग के सहयोग से। ठीक है, चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं।
गुड। अब आप लोग जो कब से बोलते चल रहे थे भाई कि मऊगंज जिला बन गया है, जिला बन गया है, तो लो इसके भी मैं आज क्वेश्चन लेके आया हूँ, है ना। और बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जानकारी है आपको यहीं पे मिल जाएगी इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश का 53वां जिला कौन सा बनेगा। अभी बना नहीं है, घोषणा हुई है इसमें कि यहाँ बन जाएगा। तो 53वां जिला जो है एमपी का कौन सा बनेगा ये आपको बताना है। थैंक यू अमित। सभी लोग क्लास को शेयर करें, आज 100+ संख्या होनी चाहिए क्लास में। नागदा, इटारसी, मऊगंज या एरन, कौन सा है जो एमपी का 53वां जिला बनेगा। थैंक यू सो मच संध्या। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमपी का जो 53वां जिला बनेगा ये कौन सा बनेगा, तो ये बनेगा आपका मऊगंज। मऊगंज जो है एमपी का 53वां जिला बनेगा। सब ने कर दिया है, सबको पता चल गया होगा ये, है ना। तो ये अच्छी बात है। थैंक यू सो मच पंकज, रंजन। हाँ, अब ये देखिए, ये तो सबको पता है कि मऊगंज जिला बनने वाला है, लेकिन क्या क्या है मऊगंज में, तो पहला ये सरकार की तरफ से पोस्ट किया गया है मध्य प्रदेश शासन द्वारा, तो ये हम लोग देख लेते हैं पहले, फिर इसका डिटेल देखेंगे। तो एमपी का 53वां जिला बनेगा मऊगंज, ये एमपी शासन ने पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, मऊगंज में कौन कौन सी तहसीलें रहेंगी, तो ध्यान रखिएगा इसमें 4 तहसीलें शामिल की गई हैं, है ना। कितने तहसील रहेगा, 4 तहसील रहेगा, जिसमें मऊगंज, नई गढ़ी, ये ध्यान रखिएगा तहसीलें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि सबको पता है मऊगंज जिला बन रहा है, लेकिन इसके अंतर्गत तहसील कौन सी आएगी ये बहुत कम लोग को पता चलेगा। ठीक है, तो मऊगंज में जो आता है आपका, इसमें नई गढ़ी आता है, हनुमाना आ जाएगा, ठीक है, देव तालाब है इसमें, ये जो आएंगे, और टोटल 4 तहसील इसमें रहेंगी। ठीक है, और 15 अगस्त को ये जिला बना दिया जाएगा, 15 अगस्त 2023 को जिला बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मुख्यालय पे ही ये तिरंगा झंडा लहराया जाएगा। अब इसके अलावा जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इसके अलावा ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है, यहाँ पे इसकी जनसंख्या मऊगंज की कितनी होगी। हाँ बिल्कुल सही है, यहाँ की जनसंख्या कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा 6,16,000 यहाँ की जनसंख्या कितनी है, ये सब आप ध्यान रखिएगा, पूछे जाएंगे फैक्ट, ये फैक्ट पूछे जाएंगे। हो सकता है आपका पटवारी में, तो मुझे नहीं लगता कि आएगा ये वाला, क्योंकि अभी का करेंट अफेयर है, ये आ भी सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो 6,16,645 यहाँ की जनसंख्या है, ठीक है, जिसमें 6 लाख मतदाता रहेंगे। चारों तहसीलों में यहाँ पे 1070 यहाँ पे लगभग गांव हैं, ये ध्यान रखिएगा। 12 राजस्व सर्कल, 264 यहाँ पे पटवारी यहाँ पे कार्यरत हैं। ठीक है, मऊगंज जिले में ये आपको ध्यान रखना है, देव तालाब विधानसभा सीट होगी, और यहाँ पे मऊगंज, 2 विधानसभा सीटें यहाँ पे होंगी। कौन कौन सा है, एक मऊगंज, दूसरा देव तालाब होगा। ये आपको ध्यान रखना है, बहुत लंबे टाइम से मांग चल रही थी मऊगंज के नए जिला बनने की। ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन से रिलेटेड इसमें। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को, सब लोग को क्लियर है यहां तक ना। ठीक है, चलिए, तो यहां तक अगर क्लियर हो गया हो तो बढ़े आगे फिर हम लोग इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग इसमें। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें। सरिता गुड इवनिंग, क्लास को सभी लोग एक बार पहले शेयर कर दें, जिससे संख्या यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या रहे क्लास में, है ना। हाँ ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस पे अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, 1 सेकंड हो जाएगा, बस 1 सेकंड रुकना आप लोग, 1 सेकंड के लिए रुक जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आपका है इतिहास से रिलेटेड है, और ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। ठीक है, किस ग्रंथ से पता चलता है, बताएं जल्दी से, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। किस ग्रंथ से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, इसका सही आंसर, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा इसमें आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच अमित। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा, ये हमें जो पता चलता है पाली ग्रंथ से पता चलता है। किस ग्रंथ से पता चलता है, पाली ग्रंथ से। और इसके अलावा एक जैन ग्रंथ आता है अंगुत्तर निकाय, तो अंगुत्तर निकाय से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पे क्या था आपका, यहाँ पे बुद्ध काल में जो है अवंती की राजधानी क्या थी, इसमें उज्जैनी थी। तो यहाँ से हमें पता चलता है ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन ही इसका सही आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसमें। ठीक है, हाँ वेरी गुड। सभी लोग क्लास को शेयर करें। आज संख्या में उम्मीद कर रहा हूं कि कम से कम नहीं तो आप यहाँ पे 80+ तो लेके चलिए, क्योंकि हम लोग का प्रमोशन होना चाहिए, डिमोशन नहीं होना चाहिए। पिछले हफ्ते शनिवार को हम लोग 85 तक गए हुए थे, कल भी अपन 60-70 तक कल पहुंच गए थे, तो आज तो थोड़ी कम लग रही संख्या, और बढ़ाइए आप लोग संख्या मिलके। ठीक है, हाँ, हरिओम जी, स्वागत है आपका क्लास में।
ये आपको पता चल गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ये इसमें एक कहानी जुड़ी हुई है ना। इस क्वेश्चन के बाद प्राचीन जनपद के संबंध में कौन सी सही जोड़ी है? अवंती, उज्जैन, वत्स, ग्वालियर, चेदी, निमाड़ या दसारण्य, विदिशा। तो यहाँ पे बताएं प्राचीन जनपद के साथ कौन सा जोड़ी इसमें सही नहीं है, कौन सा इसमें सही नहीं है, ये आपको बताना है फटाफट। ठीक है, अभी तो वीडियो क्लियर है ना, अभी तो वीडियो क्लियर है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है वीडियो में। कमेंट करें, वीडियो क्लियर चल रही है क्या? अभी कोई दिक्कत है क्या वीडियो में किसी को भी? ठीक है, आई थिंक किसी को दिक्कत नहीं है अभी, है ना। चलिए तो यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, प्राचीन जनपद के बारे में जो सही जोड़ी नहीं है, चेदी निमाड़ में नहीं आता है। चेदी कहाँ पे आता है आपका? ये आता है बुंदेलखंड क्षेत्र में। चेदी कहाँ पे आएगा आपका? बुंदेलखंड क्षेत्र में, और महाकौशल क्षेत्र में ये ज्यादा है। ठीक है, ज्यादातर आपका बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सही नहीं है कौन सा है आपका? सी ऑप्शन आ जाएगा इसमें। ठीक है, बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन ही। हाँ, सब कुछ क्लियर है अभी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। अब यहाँ पे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं इस पे। मध्य प्रदेश का, ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये, है ना। और एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन बहुत सारे आज रखा हुआ हूं मैं इसमें। ठीक है, क्योंकि आज जो क्वेश्चन रहेंगे डेली की तरह बहुत शानदार रहेंगे। सबसे छोटा वाटर प्लस शहर कहाँ पे बनाया जाएगा? सबसे छोटा, एमपी का सबसे छोटा वाटर प्लस शहर कहाँ पे बनाया जाएगा? ये एमपी करंट अफेयर क्या है? कटनी में, महू में, खजुराहो में या बुधनी में? तो कहाँ पे बनाया जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? कहाँ पे बनाया जाएगा? सभी लोग बताएं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एमपी का सबसे छोटा जो पहला वाटर प्लस शहर बनाया जाएगा, ये बनाया जाएगा आपका बुधनी को, है ना। और बुधनी कहाँ पे आता है? तो बुधनी आता है मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में, जो यहाँ पे होम ग्राउंड है किनका? शिवराज सिंह चौहान जी का। यहीं से चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, आप निमाड़ से हैं, क्या बात है ऋषभ, वेरी गुड, बहुत शानदार। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा आपका बुधनी। बुधनी कहाँ पे आएगा आपका? सीहोर में जाएगा। अच्छा, एक बार सभी लोग ग्रुप में जो लोग हैं, एक दो लोग मैसेज कर दें कि क्लास स्टार्ट हो गई है लाइव एमपीजीके की। निकिता गुड इवनिंग, सभी लोग एक दो लोग मैसेज कर दें जिससे सबको पता चल जाए, है ना, कि क्लास स्टार्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसमें आपका बुधनी, इसका करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बुधनी हो जाएगा इसमें। ठीक है, कहां पे आता है आपका? ये सीहोर में आता है। और ये ध्यान रखिएगा, एमपी का पहला वाटर प्लस सिटी कौन सा है? तो पहला वाटर प्लस शहर जो है ये हो जाएगा आपका इंदौर। ये ध्यान रखिएगा, कौन सा है आपका? इंदौर होगा। या भारत का प्रथम वाटर प्लस शहर भी कौन सा आएगा? इंदौर ही आएगा। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे छोटा जो बन रहा है कौन सा है? बुधनी है। यानी कि जल को स्वच्छ रखने के लिए या प्रदूषण न फैलाने के लिए जो किए गए प्रयास है, उसके आधार पर रैंकिंग दी जाती है। यहाँ पे सबसे छोटा पहला वाटर प्लस कौन सा आएगा? बुधनी। और पहला प्रथम में आता है आपका इंदौर। दोनों पॉइंट आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है पूरा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? कोई दिक्कत है यहाँ पे किसी को? हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए, हाँ, यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। सभी लोग क्लास को शेयर कर दें, जो लोग शेयर नहीं किए हुए हैं तो संख्या थोड़ी सी बढ़ाइए आप लोग क्लास की। ये क्वेश्चन अब बताओ, मैं पहले कराया हूं कि नहीं कराया हूं, है ना। ये मैं क्वेश्चन जो करा रहा हूं, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एमपी शासन खुद पूछती है ना। मध्य प्रदेश शासन खुद पूछे हैं ये क्वेश्चन। ये तो अब इससे बाहर क्या पूछा जाएगा? मंदिर भी आएगा तो सब करा दे रहा हूं मैं। ठीक है, जो पर्यटन स्थल आएगा सब करा दे रहा हूँ, करंट अफेयर भी करा दे रहा हूँ मैं, कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूँ, बस लगातार आप लोग क्लास में बने रहे इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे काल भैरव मंदिर एमपी के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। तो जल्दी से बताइए, कहाँ पे आता है काल भैरव मंदिर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फटाफट बताएं जैसे, काल भैरव मंदिर एमपी में कहाँ पे आता है? ठीक है, बिल्कुल सही है, आप लोग का सही आंसर कर रहे हो आप लोग इसमें। काल भैरव मंदिर जो आता है, ध्यान रखिएगा, काल भैरव मंदिर आता है मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। कहां पे आता है काल भैरव मंदिर? ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में आता है। ये मैं पहले ही आप लोगों को करा चुका हूं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे काल भैरव मंदिर के अलावा भी बहुत सारे मंदिर आते हैं, है ना। महाकालेश्वर, ये सबको पता है ना। इसके अलावा और क्या पर्यटन स्थल हैं जो उज्जैन से पूछे जा सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, वैधशाला, वैधशाला जो आता है यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके अलावा हरसिद्ध मंदिर, हरसिद्ध मंदिर यहीं पे आएगा, हरसिद्ध माता मंदिर। ठीक है,
इसके अलावा यहाँ पे जो आता है ये आता है आपका गोपाल मंदिर, गोपाल मंदिर यहाँ पे आएगा। फिर आता है यहाँ पे हाँ मंगलनाथ मंदिर, मंगलनाथ मंदिर ये यहीं पे आता है आपका। ठीक है, इसके अलावा जो आता है आपका यहाँ पे और क्या कौन सा मंदिर है, बड़ा गणेश मंदिर या बड़े गणेश मंदिर। ठीक है, बड़े गणेश मंदिर, ये बड़ा गणेश मंदिर भी कहाँ आएगा आपका, ये आता है आपका उज्जैन में। ध्यान रखिएगा बड़ा गणपति इंदौर में आता है और बड़ा गणेश मंदिर ये उज्जैन में आएगा। ठीक है, फिर है गढ़ कालिका मंदिर, गढ़ कालिका मंदिर भी कहाँ पे आता है आपका, उज्जैन में आता है। कहाँ पे आएगा ये, उज्जैन। ये कुछ प्रमुख मंदिर है जो आपसे उज्जैन से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। पवन जी कहाँ रह गए थे आज आप लोग, हाँ पृथ्वी के केंद्र भी यहीं पे है, सना खान। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसके अलावा कुछ पर्यटन स्थल और हैं जो आपके महल, आपको पता होगा कलियादेव महल। तो कलियादेव महल कहाँ पे आता है, ये उज्जैन में आता है। ठीक है, संदीपनी आश्रम कहाँ पे आता है, संदीपनी आश्रम भी आपका उज्जैन में आएगा। ठीक है, ताम्र पाषाणकालीन स्थल कल मैंने पढ़ाया था आपको, ये कहाँ पे आता है, कायथा उज्जैन में आता है। जंतर मंतर कहाँ पे आता है, जंतर मंतर भी कहाँ पे आएगा, उज्जैन में आएगा। और एक लास्ट हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे, अंतिम यहाँ पे कर लेते हैं और क्या चाहिए इसमें, रामघाट। तो रामघाट भी कहाँ पे आता है, ये उज्जैन में आएगा। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ, भरतरी गुफा बिल्कुल सही बताया आप लोगों ने, कल मैंने कराया था इसको। भरतरी गुफा भी कहाँ पे आता है आपका, ये भी आ जाएगा आपका उज्जैन में। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है उज्जैन के बारे में, ये पूरे पॉइंट। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। चलिए, वेरी गुड। 54 की संख्या दिख रही है क्लास में, और इसको शेयर करें आप लोग। आज हम लोग का टारगेट है, आज हम लोग को 100 करना है। हाँ, कनाट पैलेस नहीं, कलियादेव महल, बिल्कुल सही है अरविंद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आपका अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे एक दिन के लिए किसे सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया है, ये भी एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ आज मैं आप लोग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पे एक दिन के लिए किसे सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया है, ये आपको बताना है। तो ध्यान रखिएगा, एक दिन के लिए जो सांकेतिक कलेक्टर बनाया गया है, किसको बनाया गया है, 8 मार्च। महिला दिवस कब आता है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब आता है, तो ये आता है आपका 8 मार्च को। आज कितने तारीख है, आज 4 तारीख है, 4 दिन बाद आएगा आपका ये, है ना। तो ये अभी की बात नहीं की जा रही है, 2022 की बात की जा रही है। बिल्कुल सही है स्नेहलता, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा साइड हो जाए, चलो अगले क्वेश्चन से हो जाए करेंगे रंजन, है ना, आप लेट कमेंट किए थे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 मार्च को जो है सुदामा चक्रवर्ती को यहाँ पे सांकेतिक रूप से एक दिन के लिए कलेक्टर बनाया गया था, महिला यहाँ पे सशक्तिकरण के लिए, है ना, प्रोत्साहन देने के लिए। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। तो दिव्यांग है और करेक्ट आंसर भी हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन आपका बहुत कंफ्यूजिंग करता है, आप लोग को हो सकता है आप लोग पढ़े हो तो नहीं करता होगा, मुझे बहुत कंफ्यूज करता था। ठीक है, ये इसमें कंफ्यूज नहीं करता है कि किसने मानधाता नगरी बसाई थी, कंफ्यूज ये करता है इसमें कि ठीक है दो यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, अगर यहाँ पे ऑप्शन आ जाता पुरकुश, यहाँ पे अगर ऑप्शन आता पुरकुश तो फिर कंफ्यूजन यहाँ पे बढ़ जाता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, नर्मदा की नदी के तट पे मानधाता नगरी किसने बसाई थी। तो मानधाता नगरी किसने बसाई थी बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका, नर्मदा नदी के तट पे। तो ध्यान रखिएगा, मानधाता नगरी जो बसाई थी इनमें से किसने बसाई थी, तो बिल्कुल सही आंसर है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, मुचकुंद ने। किसने बसाई थी, मुचकुंद ने ही यहाँ पे मानधाता नगरी बसाई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर आपका ए हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये देखिए पहली बात तो अगर मानधाता की बात करें तो मानधाता जो कहा जाता है, किसको कहा जाता है, मानधाता कहा जाता है ओंकारेश्वर को। किसको कहते हैं, ओंकारेश्वर को मानधाता कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इसलिए है क्योंकि मानधाता जो है आपका बसाया किसने था, मुचकुंद ने बसाया था। मुचकुंद कौन थे, तो एक इक्ष्वाकु वंश के राजा थे। कौन थे ये मानधाता, इक्ष्वाकु वंश। इक्ष्वाकु वंश वही है जो भगवान श्री राम का वंश है। ठीक है, मनोज जी स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, तो इक्ष्वाकु वंश कौन है, जहाँ पे ये श्री राम जी का जन्म हुआ था, तो श्री राम जी की भी पूर्वज हैं मानधाता। ठीक है, और इनके जो थे 3 पुत्र थे, इनके कितने पुत्र थे, 3 पुत्र थे, और 50 इनकी पुत्रियां थी, है ना। पहले के राजा महाराजा, अब देख रहे हैं कितने चल रहे थे आगे,
3 पुत्र में से आपको ध्यान रखना है, एक का नाम क्या था? पुरकुस। एक का नाम क्या था? पुरकुस था। दूसरे का नाम क्या था? मुचकुंद था। दूसरे का नाम क्या है? मुचकुंद। और तीसरे का जो नाम है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, तीसरे का है अम्बरीश। अम्बरीश जो है ये तीसरे का नाम था। ठीक है, तीसरे का नाम क्या था? अम्बरीश था। और 50 पुत्रियां थी। तो आपको ये इतना ध्यान रखना है। अब ये क्वेश्चन फिर से इससे रिलेटेड आने वाला है, तो इसकी कहानी हम आगे बताते हैं फिर। ठीक है, ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखना है। हाँ, तो इसने क्या किया था? इसका पुत्र ने ही क्या किया था? मुचकुंद जो दूसरे नंबर का पुत्र था, इसने ही मानधाता नगरी बसाई थी। ये ध्यान रखना है। मालवीय जी, स्वागत है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध मध्य प्रदेश से था। ठीक है, ये आपको बताना है, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में किसका संबंध मध्य प्रदेश से था। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? सम्राट अशोक द्वारा निर्मित किस शिलालेख का संबंध, किस लघु शिलालेख का संबंध मध्य प्रदेश से था? आप लोग शेयर नहीं कर रहे हो आज क्लास को, सपोर्ट नहीं कर रहे हो। क्लास पसंद नहीं आ रही है क्या? कुछ कमी जा रही है क्लास में? ऐसा क्या है जो आपको नहीं मिल रहा है अभी? है ना, सब मिलेगा, टेंशन मत लो। बस क्लास को सब लोग शेयर करते चले जल्दी से। हाँ, तो बिल्कुल सही है इसका। कुछ लोग सी कर रहे हैं, कुछ लोग डी कर रहे हैं इसमें, तो कंफ्यूजन मत पालो, कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखो। ये सब जो है सम्राट अशोक से ही संबंधित हैं। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। बिल्कुल सही है। हाँ, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका डी इसका सही आंसर होगा। अब डी इसका सही आंसर इसलिए हो जाएगा, मैं आपको बता दूं कि रूपनाथ जो आता है, रूपनाथ कहाँ पे आता है? जबलपुर से संबंधित है। कहाँ संबंधित है? जबलपुर से। गुर्जरा कहाँ से है? दतिया से संबंधित है। सारो मारो कहाँ से? आपका सीहोर से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, सारो मारो जो आपका अभिलेख है ये आपका शहडोल के आसपास, रुक जाइए, सारो मारो सीहोर ही आएगा। ठीक है, सीहोर से संबंधित है ये यानी किससे पूरे हैं? सम्राट अशोक से संबंधित है। अच्छा, आज आप लोग अमरकंटक घूमने आए हैं कॉलेज की तरफ से, क्या बात है सुशील, बहुत अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी चल रही है क्लासेस, थैंक यू सो मच ब्रजेश सर। बात तो ये भी है कि अच्छे क्वेश्चन की जानकारी सबको नहीं होती है। हाँ, ये बात भी सही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये अशोक से संबंधित है। अब आपको इससे अलावा जो चीजें नहीं पता है, मैं आपको बता दूं, अशोक के टोटल कितने अभिलेख थे? तो सब मिला के टोटल जो अभिलेख थे या शिलालेख थे, ये कितने थे? 33 शिलालेख थे। उनमें से एमपी में कौन कौन से आते हैं? तो उनमें से एमपी में आप ये तो पढ़ लिए हैं, रूपनाथ ग्वालियर में आता है, गुर्जरा दतिया में आता है, सारो मारो आपका सीहोर में आता है। और गुर्जरा जो अभिलेख है, यहीं पे अशोक का नाम अशोक मिलता है ना, क्योंकि पहले कहीं इसको कहते थे देव नाम प्री कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी नाम आता था अशोक का, लेकिन ओरिजिनल जो अशोक का नाम पता चला है हमारे दतिया के गुर्जर जो अभिलेख है, शिलालेख है, यहाँ से इनका नाम पता चला है कि इसका नाम अशोक था। ये ध्यान रखना है। और इसके अलावा और कौन से हैं अभिलेख या अशोक से संबंधित, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा आपका आता है देवरा कोठार। देवरा कोठार जो आता है ये रीवा में आता है। ये कहाँ पे आएगा? आपका रीवा में आता है देवरा कोठार। ये आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा अशोक से संबंधित जो स्थान है सांची, जो सबको पता है कहाँ पे आता है? रायसेन में आता है। सांची कहाँ पे आता है? रायसेन में आता है। ये प्रमुख हैं जो आपका अशोक से संबंधित है। ठीक है, चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और जो पत्थर का उपयोग हुआ था चुनार यूपी से, हाँ बिल्कुल सही है। फिर तो बहुत सारे, फिर पाकिस्तान से भी बहुत सारे मिले हैं, अफगानिस्तान से भी कुछ मिले हुए हैं, है ना। अभी हम लोग एमपी का पढ़ रहे हैं, तो एमपी का देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब अगला क्वेश्चन है आपका, प्राचीन शक्तिपीठ पीताम्बरा पीठ एमपी के किस जिले में स्थित है ना। ये जो है आपका पीताम्बरा पीठ जो आता है जैन तीर्थ स्थल है ये, और ये कहाँ पे आता है ये आपको बताना है। फटाफट जल्दी से बताएं, पीताम्बरा पीठ कहाँ पे आता है? सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पीताम्बरा पीठ कहाँ पे आएगा? सभी लोग बताएं जल्दी से। तो ध्यान रखिएगा, पीताम्बरा पीठ कहाँ पे आता है? दतिया में, उज्जैन में, सीहोर में, या आपका देवास में। तो ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। विदिशा के राज्यपाल थे अशोक। क्या बात है राकेश, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? दतिया में ही क्या है? पीताम्बरा पीठ है। पीताम्बरा पीठ कहाँ पे आता है? दतिया में पीताम्बरा पीठ आता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जैन तीर्थ स्थल की पूरी लिस्ट,
ये जैन तीर्थ स्थल की पूरी लिस्ट में एक साथ आप लोग को लिखा दे रहा हूं। किसी भी किताब में आप मिला लो, एमपी की जितनी भी किताब आ रही है अभी तक फिलहाल, सब में पूरे तीर्थ स्थल नहीं लिखे हुए हैं। मैं आपको पूरे बता देता हूं, आप लोग अच्छे से इसको एक साथ नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, लिख लीजिए, जिनको पता है तो भी, जिनको नहीं पता है वो भी। सोनागिरी जो आता है दतिया में आएगा, ठीक है। पीताम्बरा पीठ आता है, ये दतिया में आएगा। ये दोनों कहाँ पे आएंगे? दतिया में, जो जैन तीर्थ स्थल है। फिर आपका सीहोर में जो आता है आपका कुंडलपुर दमोह में आता है। कुंडलपुर और बांदकपुर, ये कल मैंने पढ़ाया था, दोनों पवित्र स्थल घोषित किए गए अभी हाल ही में। ये दोनों कहाँ पे आ जाएगा? दमोह में आएगा, ठीक है। कहाँ पे आते हैं दोनों? दमोह में आ जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है मुक्तागिरी, है ना। फिर क्या ध्यान रखना है आपको इसमें? मुक्तागिरी ध्यान रखना है। फिर तो मुक्तागिरी कहाँ पे आता है? तो मुक्तागिरी आ जाएगा बैतूल में। मुक्तागिरी कहाँ पे आता है आपका? बैतूल में आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आप लोग को। अच्छा, अब दतिया से दीक्षा, वेरी गुड, स्वागत है आपका। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है गुम्मटगिरी। तो गुम्मटगिरी कहाँ पे आता है? गुम्मटगिरी आ जाएगा इंदौर में, ठीक है। गुम्मटगिरी कहाँ पे आएगा? इंदौर में। पुष्पगिरी जो है आपका, पुष्पगिरी कहाँ पे आता है? देवास में आता है। पुष्पगिरी कहाँ पे आएगा? देवास में आ जाएगा, ठीक है। फिर 52 गजा जो आता है, 52 गजा कहाँ पे आएगा? 52 गजा जो आता है आपका, ये बड़वानी में आता है। 52 गजा कहाँ पे आएगा? बड़वानी में आता है, ठीक है। तो ये इतने जैन तीर्थ स्थल हैं, ये हर किताब में, ज्यादातर किताब में आपको मिल जाएगा और आपको ये सारी चीजें पता भी होंगे। अब जो आपको नहीं पता होगा, ये बहुत कम लोग को पता होगा, इसको नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। जो आप लोग को नहीं पता होगा वो ये है, ये आपको मैं बता दूं, इसमें पावागिरी खरगोन। पावागिरी कहाँ पे आता है? ये खरगोन, ये बहुत कम लोग को पता होगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ये बहुत कम लोग को पता होगा कि भोपावार जो जैन तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पे आता है? धार में आता है। कहाँ पे आएगा? धार में आएगा, ठीक है। फिर आपका इसमें आपको बहुत कम लोग को पता होगा मोहन खेड़ा जो आता है, मोहन खेड़ा, ये कहाँ पे आएगा? ये भी आता है जैन तीर्थ स्थल धार में। ये कहाँ पे आएगा आपका? धार में आ जाएगा। फिर बहुत कम लोग को पता होगा कि मंगलगिरी एक तीर्थ स्थल है, जैन तीर्थ स्थल है, जो कहाँ पे आता है आपका? सागर में आता है। कहाँ पे आता है आपका? सागर में आता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको, और दो और ध्यान रखना है, पार्श्वनाथ मंदिर या आदिनाथ मंदिर, ये जो आता है आपका, ये आता है खजुराहो में। ये कहाँ पे आएगा? खजुराहो में आता है, ठीक है। ये सभी जैन तीर्थ स्थल आपको एक ही स्थान पे पूरा लिखा दे रहा हूं मैं, आप लोग अच्छे से पूरा इसको ध्यान रखिएगा इसमें, ठीक है। चलें बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। हाँ, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग इसमें। चलिए देखो, जितनी मेहनत मैं एमपीजीके में कर रहा हूं आप लोगों को पढ़ाने के लिए, उतना रिस्पांस अभी आप लोग नहीं दे पा रहे हो मुझे, क्योंकि आप लोग सब लोग शेयर भी नहीं कर रहे हो। जितनी मेहनत मैं इसमें कर रहा हूँ, अगर किसी अदर सब्जेक्ट में करता है, मैं मैनेजमेंट में करता, तो मैनेजमेंट में यहाँ पे 100+ संख्या रहती है, क्योंकि एक क्लास के लिए मुझे 4 से 5 घंटे देने पड़ते हैं हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझाने के लिए, उसका बैकग्राउंड रखने के लिए, ठीक है। तो सभी लोग शेयर करें क्लास को, जिससे ज्यादा ज्यादा संख्या रहे, एटलीस्ट 50 से कम तो नहीं होनी चाहिए, 50+ तो रहे संख्या यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये सब नाम आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं इस पे, ठीक है। मध्य प्रदेश की पहली महिला क्रिकेट कौन बनी है जिसे किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है इन्हें, है ना। ये एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये। ऐसे कौन सी महिला हैं जिन्हें यहाँ पे वर्ल्ड कप में, किसी वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? तो सभी लोग बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट बताएं जल्दी से, किसे प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया है? वेरी गुड, बहुत शानदार अभिषेक। ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आप लोग जो, हाँ कुछ लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जया ने भी सही आंसर किया है, अभिषेक ने भी सही आंसर किया हुआ है, यानी कुछ लोग का करंट अफेयर में पकड़ अच्छा है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर होगा पूजा वस्त्रकार है। कौन है? पूजा वस्त्रकार, और इनका फोटो भी मैं रखा हुआ हूँ, है ना, फोटो, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, एमपी के हैं ये है पूजा वस्त्रकार, बॉय कट है इनका, ठीक है। तो ये क्या है कि लड़के इनसे भागते थे, क्रिकेट इनको खिलाया नहीं करते थे, तो बोले कि चलो लड़के नहीं खिला रहे हैं तो क्या, हम खुद ही लड़के की तरह बन जाते हैं, हम खेलेंगे क्रिकेट, है ना। तो बहुत संघर्षशील इनकी कहानी भी है, लेकिन फिलहाल हम बात करते हैं ये एमपी के किस शहर से हैं? तो मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के निवासी हैं ये, है ना, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है।
कहीं कहीं पे ये भी बताया जाता है कि ये बिलासपुर के रायपुर से हैं, ठीक है। लेकिन अगर एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी में बात कर रहे हैं, तो एमपी में कहाँ पे आ रही है, ये शहडोल जिले में आ रही है। ये आपको ध्यान रखना है इसमें। और अभी महिला जो आईपीएल यानी वीपीएल जो शुरू हुआ है, ठीक है, वुमेन्स प्रीमियर लीग जो चालू हुआ है आपका, इसमें इनको बहुत अच्छी प्राइस मिली हुई है। सबसे अधिक प्राइस जो मिली है स्मृति मंधाना को मिला है 3 करोड़ के लगभग, लेकिन ये भी कमजोर नहीं है, इनको 1.9 करोड़ रुपए मिला हुआ है। जो भारतीय टीम की कप्तान जो है हरमनप्रीत कौर से भी ये ज्यादा पाई हैं, क्योंकि उनको जो मिला है 1.8 करोड़ ही मिला हुआ है हरमनप्रीत कौर को, और इनको क्या मिल गया है 1.9 करोड़ रुपए मिला है बीपीएल में, ठीक है। अच्छा, शहडोल से ही है, वेरी गुड। और ये आपको ध्यान रखना है इससे पूरा, ये कैसे हैं, ऑलराउंडर हैं। कैसी हैं ये, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, ठीक है। बॉलिंग भी करती हैं और बैटिंग भी करती हैं, है ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो ये पूरा फैक्ट ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि मैं ऐसा आप देख रहे हैं, जितने भी आप लोग मेरी क्लास से अगर जुड़े होंगे, तो मैं करंट अफेयर का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं रखता हूं जो फालतू हो। जितने भी करंट अफेयर में करा रहा हूं सभी बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, और उनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। अगर एमपी करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो जो मेरी क्लास ले रहे हैं 10-15 दिन से एमपी जीके की, अब देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट क्लास में करा रहा हूं यहाँ पे डेली। क्वेश्चन भी सिलेक्ट करता हूँ अच्छे, और एमपी करंट अफेयर के भी। चलिए, हाँ बिल्कुल सही है। सबसे महंगे जो खिलाड़ी हैं वो हो जाएंगे इसमें आपका स्मृति मंधाना है इसमें, ठीक है। चलिए बढ़े आगे। अब ये जो आता है पनगड़िया से क्या प्राप्त हुआ है, आपको बताना है। पनगड़िया से क्या प्राप्त हुआ है, सभी लोग बताएं जल्दी से। हाँ बिल्कुल सही है, पनगड़िया से क्या प्राप्त हुआ है, जल्दी से बताएं। शिलालेख प्राप्त हुआ है, पाषाण उपकरण प्राप्त हुआ है, गुफा प्राप्त हुआ है, ये इनमें से कोई नहीं। तो पनगुड़िया से क्या प्राप्त हुआ है, सभी लोग बताएं जल्दी से। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो यहाँ सिंपल है, यहाँ तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। पनगुड़िया से क्या प्राप्त हुआ है, शिलालेख प्राप्त हुआ है। और पनगुड़िया कहाँ पे आता है, तो पनगुड़िया जो आता है आपका सीहोर जिले में आता है। कहाँ पे आता है ये, सीहोर जिले में आता है, ये ध्यान रखना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा इसमें, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए इसमें। अब ये क्वेश्चन सबको पता होगा। अब रीवा मऊगन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं आपसे, क्योंकि हाल ही में जिला बना हुआ है। तो भले करंट अफेयर क्वेश्चन ना पूछा जाए, लेकिन रीवा से रिलेटेड आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन पूरे। पर्यटन स्थल पढ़ लेना, वहां पे जो भी खासियत है यहाँ पे रीवा की, सब कुछ पढ़ लेना आप लोग, आने की संभावना ज्यादा है इसकी। तो गोविंदगढ़ पैलेस एमपी के किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। रीवा में आता है, इंदौर में, देवास में या सीहोर में। तो बताएं जल्दी से, गोविंदगढ़ पैलेस मध्य प्रदेश में किस जिले में आता है, ये फटाफट बताएं, सही आंसर क्या होगा आपका। गोविंदगढ़ पैलेस कहाँ पे आएगा, सभी लोग बताएं जल्दी से। तो बिल्कुल सही है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, गोविंदगढ़ पैलेस जो आता है कहाँ पे आता है, ठीक है। तो गोविंदगढ़ पैलेस जो आता है मध्य प्रदेश के रीवा शहर में आता है। कहाँ पे आता है, मध्य प्रदेश के, बिल्कुल सही है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ये आता है रीवा जिले में। कहाँ पे आएगा, रीवा जिले में आ जाएगा इसमें। अब इसकी खास बात देख लेते हैं, क्या इसमें इंपॉर्टेंट है। तो देखिए क्या चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, गोविंदगढ़ पैलेस के अलावा और क्या आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आता है रीवा का किला। रीवा का किला जो आएगा यहीं पे आएगा, ठीक है। फिर जो आपको सबको पता है, चचाई जलप्रपात है ना, केवटी जलप्रपात, ठीक है, बहुती जलप्रपात, ये जो आता है ये सब कहाँ पे आएगा, रीवा में आ जाता है आपका, ठीक है। पूर्वा जलप्रपात भी कहाँ पे आएगा, रीवा में आ जाएगा इसमें आपका। देवरा कोठार जो है आपका इसमें, ठीक है, बौद्ध स्थल है, ये भी कहाँ आएगा आपका, रीवा में आता है, ठीक है। गोविंद के तालाब भी तो है, हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सब कहाँ पे आएगा, रीवा में आ जाएगा। इसके अलावा जो आपको नहीं पता होगा, वो आपको ये ध्यान रखना है, लक्ष्मण धाम मंदिर, क्योंकि मंदिर बहुत पूछा जाता है। तो लक्ष्मण धाम मंदिर जो फेमस है, ये कहाँ पे आता है, रीवा में आ जाता है, ठीक है। दूसरा है रानी तालाब भी कहाँ पे आएगा, यहीं पे आता है, ठीक है। जब तक जिला नहीं बन रहा है मऊगंज, तब तक यही करेंगे। जब मऊगंज जिला आ जाएगा तो फिर रानी तालाब मऊगंज में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको पता होगा राम सागर मंदिर। तो राम सागर मंदिर कहाँ पे आता है, तो राम सागर मंदिर भी रीवा में आता है, ये नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़े हम लोग इसमें। हाँ हाँ बिल्कुल सही है राकेश, ये नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़े फिर हम लोग इसमें। नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है इसमें, और क्या आता है आपका, चिरहुला मंदिर भी कहाँ पे आएगा आपका, ये भी रीवा में आता है। कहाँ पे आएगा, रीवा में आ जाएगा। और एक लास्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग इसमें, वेंकट भवन संग्रहालय भी कहाँ पे आएगा, ये रीवा जिले में आ जाएगा, है ना। ये सब फैक्ट आपको ध्यान रखना है, रीवा से संबंधित पूरा, ठीक है।
चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। गुड, बहुत शानदार। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे ये डेली क्लास लगती है प्रगति 10:15 बजे, 10:15 एमपीजीके की इसी तरीके से डेली क्लास चलती है आपकी। हाँ, मोहन सफेद बाघ यहीं पे पाया गया था, सफेद शेरों की भूमि कहलाती है रीवा, सबको पता ही है। ये आते हैं हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये आता है एमपी करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो एमपी करंट अफेयर में ये क्वेश्चन है, मिलावट से मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? मिलावट से मुक्ति अभियान किस राज्य सरकार के द्वारा प्रारंभ किया गया है, ये आपको बताना है। फटाफट जल्दी से बताइए किसके द्वारा चालू किया गया है ये। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल सही है ज्योति शर्मा। महामृत्युंजय के मेला भी कहाँ पे लगता है? रीवा में लगता है, अभी लगा था 24 फरवरी को। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिलावट से मुक्ति अभियान। ये एमपी में है। अनाज में या किसी भी चीज में, खाने की चीज में अगर मिलावट होती है तो मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान चलाया जा रहा है यहाँ पे मध्य प्रदेश में। ये नकल है किसका? उत्तराखंड का। उत्तराखंड ने इसको चालू किया था। ठीक है, उसी की नकल जो कर रहा है एमपी कर रहा है। कुछ भी करे लेकिन बेहतर करे, कहीं से भी उठाए लेकिन अच्छा काम करे, तो ये आपको ध्यान रखना है। जीतू कलार जी स्वागत है आपका। लेट आ रहे हो आज आप लोग तो। मैथ के सर कितने टाइम? अच्छा, मैथ की क्लास का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है ना सचिन, कंप्लीट मैथ बाई सचिन सर। उसमें 135 प्लस वीडियो है, आप उसको देखिएगा। और 6 तारीख को ध्यान रखिएगा, बताया तो प्रगति समाज 10:15 एमपीजी की क्लास होती है। 6 बजे 6 तारीख से आपका इसमें एक मैराथन क्लास में रख रहा हूँ, जिसमें मैथ का जो है प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑल शिफ्ट जितने पटवारी के आए हुए हैं, ये 36 घंटे की क्लास रहेगी। 36 घंटे लाइव चलेगा वो वाला आपका मैथ वाला। जल्दी स्टार्ट होगा 6 तारीख को, और सुबह हम लोग इसको स्टार्ट कर देंगे 10 AM से। 10 बजे से कंटिन्यू चलता रहेगा। तो आप लोग अब जो टाइम आ गया है, प्रैक्टिस करने का टाइम आया हुआ है, देख लीजिए कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। ठीक है, चले बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और थोड़ा सा अभी ये रिक्वेस्ट है कि अभी अब क्लास में 15-20 मिनट तक, 15 मिनट और रुक जाओ आप लोग। ये अब कोई मत बोलना कि सर ये क्या कहते हैं पटवारी की एग्जाम कब होने वाला है। ठीक है, डेट आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, सब चीजें हम लोग लास्ट में करेंगे। क्लास के लास्ट में 5 मिनट हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। फिलहाल अभी 15 मिनट पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा, जिसके लिए हम लोग सब लोग साथ में आए हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है, ये आपको बताना है। अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में होता है, ये बताएं जल्दी से। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? बघेलखंड में, बुंदेलखंड में, मालवा में या निवाड़ में? कहाँ पे होता है सभी लोग बताएं जल्दी से। अटारी नृत्य कहाँ पे होता है? ठीक है, गुड इवनिंग संदीप सर। आपकी क्लास हमारे, अच्छा आपके पिताजी भी पढ़ते हैं साथ में? अच्छे, क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके पिताजी के दोनों का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अटारी नृत्य मुख्य रूप से किस क्षेत्र में प्रचलित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताएं किस क्षेत्र में प्रचलित है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा संदीप? कहाँ रह गए थे आज? ये हो जाएगा कहाँ पे होता है अटारी नृत्य ये, तो ये ध्यान रखिएगा, ये होता है बघेलखंड क्षेत्र में, और ज्यादातर जो होता है सीधी शहडोल क्षेत्र में होता है। कहाँ पे होता है? सीधी शहडोल क्षेत्र में होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम बात करें ये अटारी नृत्य होता क्या है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इस पर डिटेल भी मैं रखा था वैसे। ठीक है, जहां तक है 1 सेकंड हो जाइएगा। ये है, तो अटारी नृत्य में क्या होता है कि ये इसमें भूमिया बैगर जनजाति द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अच्छा, आपकी आवाज से मेरे घर में पता चल जाता है कि किसकी क्लास चल रही है। तो चलो, हर घर की पहचान बनते जा रहे हैं, आप लोग कुछ भी करा सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें क्या होता है, एक पुरुष के कंधे पे 2 व्यक्ति इसमें चढ़े रहते हैं और फिर ये नृत्य करते हैं। ठीक है, तो ये अटारी नृत्य कहलाता है, और इस शहडोल जिले में सीधी क्षेत्र में होता है ये आपको ध्यान रखना है। धर्मेंद्र राही जी स्वागत है आपका क्लास में। ठीक है, पहली बार सुना है ना, बहुत सारी चीजें आप नहीं सुनेंगे यहाँ पे, मैंने पहले बताया था। ठीक है, जो लोग मैंने बताया था जितने भी धुरंधर होंगे वो सब के लिए कुछ न कुछ नया मैं क्लास में रखा हूँ एमपीजीके में, चाहे नए स्टूडेंट हो चाहे पुराने स्टूडेंट हो। अब यहाँ पे आपको जो ध्यान रखना है, कुछ नृत्य हैं जो हमेशा एग्जाम में जनजातीय नृत्य हैं जो पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको ध्यान रखना है इसमें। जैसे चटकोरा नृत्य, तो चटकोरा नृत्य ये पूछा गया है, एमपीपीएससी में पूछा गया है, व्यापम में दोनों जगह पूछा गया है। तो चटकोरा नृत्य और थापटी नृत्य ये दोनों किस जनजाति से संबंधित हैं, तो ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो है कोरकू जनजाति से संबंधित हैं। किससे हैं? आपके कोरकू जनजाति से। और यहाँ पे बघेलखंड का नाम आया है, तो बघेलखंड के भी कुछ लोक नृत्य हम लोग देख लेते हैं। इस पे नोट डाउन करते चलेगा, स्क्रीनशॉट लेते चलेगा, क्योंकि मैं फिर रुकूंगा नहीं, इसमें लगातार पढ़ाता रहूंगा मैं। ठीक है,
इसलिए क्योंकि लाइव क्लास में रुक नहीं सकते ज्यादा। बघेलखंड क्षेत्र में जो लोक नृत्य फेमस है वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखिएगा बघेलखंड क्षेत्र में जो आता है आपका, ठीक है, एक तो ये होगा, दूसरा आपका कर्मा, ठीक है, क्योंकि बघेलखंड क्षेत्र में कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति पाई जाती है। कौन सी जनजाति पाई जाती है, बैगा जनजाति। तो ये भी ध्यान रखिएगा, कर्मा, कर्मा जो नृत्य होता है किस कौन सी जनजाति करती है, ये बैगा जनजाति करती है। फिर दशहरा, दशहरा यहीं पे होता है। अटारी, अटारी मैंने बताया था, अभी बताया, ये बघेलखंड में बैगा जनजाति द्वारा ही होता है, ठीक है। परधौना या परधौनी जो है ये भी कहाँ पे होता है, बैगा जनजाति द्वारा होता है। ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपको दशहरा सबको पता होगा, दशहरा जो है इन्हीं के द्वारा होता है। और एक और है आपका घोटुल पाट्टा, ये नृत्य नहीं है लेकिन आपका इसमें प्रथा है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है इसमें, ये कहाँ पे होगा, पूरा बैगा जनजाति में होगा, ठीक है। इसके अलावा मैं मिटा दूं इसको ना, नोट डाउन करते चलिएगा, स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, जिससे हम लोग आगे बढ़ते रहें। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो और ध्यान रखिएगा इसमें आपका भारिया जनजाति का, भारिया जनजाति का जो फेमस है ये है आपका, एक है आपका भड़म नृत्य। कौन सा है आपका, भड़म नृत्य जो है आपका, ये आपको ध्यान रखिएगा। दूसरा जो आता है आपका भारिया जनजाति का वो है आपका सैतम। ये कौन सा है, सैतम नृत्य, ये भारिया जनजाति का है। एक और नृत्य ध्यान रखिएगा जो है सरहुल नृत्य, और सरहुल नृत्य जो होता है ये कौन सी जनजाति का है, उराव जनजाति का है आपका, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कौन सा है, उराव जनजाति का है आपका इसमें, ठीक है। ये सब फैक्ट आपको इसमें अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चले आगे बढ़े। दादुर, जनसुखा, बिरहा, जिंदवा, बसदेव गायन, बदेसिया, ये सब अच्छा लोक गायन में आ गई अब ज्योति, आगे आएंगे उस पर भी आएंगे हम लोग, है ना। हम अभी लोक नृत्य की बात कर रहे हैं, लोक गायन में भी आएंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। चले आगे बढ़े। हाँ, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है और सदाबहार क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आने की बहुत सारी संभावना है इसमें। तो एमपी के कुनो नेशनल पार्क किस विशेषता के कारण इसे अफ्रीकी चीते के लिए चुना गया है ना। अफ्रीकी चीते के लिए किसके कारण इसको चुना गया है ये आपको बताना है। वन्य जीवों की विविधता के लिए, शिकार और आवास के लिए भरपूर जगह है ये, अनुकूल जलवायु और आबादी से जुड़ा हुआ है, या उपरोक्त सभी। तो किस विशेषता के कारण अफ्रीकी चीतों के लिए भी इसको चुना गया है ये आपको बताना है, फटाफट जल्दी से बताएं किसके लिए चुना गया है इनको। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। तो चलो सभी लोग शेयर कर दो क्लास को, संख्या काफी कम दिख रही है यार, संख्या कम से कम 60, कल से भी संख्या कम है, 15 संख्या कम है कल से, कल 70 तक पहुंच गए थे हम लोग इसमें, आज अभी 56 पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, सही आंसर आपका डी हो जाएगा इसमें, ठीक है। अब देखिए यहाँ के अगर हम लोग बात करें, इसमें अगर हम लोग बात करते हैं, हाँ ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो बना है, कब बना है राष्ट्रीय उद्यान, 2018 में नया राष्ट्रीय उद्यान बना हुआ है इसमें, ठीक है। और यहाँ पे अब टोटल चीतों की संख्या कितनी हो गई है, 20 चीते आ चुके हैं, जिसमें से 12 चीते कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से, 12 चीते कहाँ से आए हैं, अफ्रीका से, और 8 चीते कहाँ से आए हैं, नामीबिया से आए हुए हैं। तो टोटल कितने चीते हो चुके हैं यहाँ पे, अब ये 20 चीते हो गए हैं। और एमपी जो है टाइगर स्टेट के अलावा अब चीता स्टेट भी बन चुका है ना, क्योंकि चीता भी सबसे अधिक क्या है, सबसे अधिक क्या कहीं है ही नहीं और, है ना। तो चीता स्टेट भी कौन बन चुका है, अब टाइगर स्टेट के साथ साथ मध्य प्रदेश बन चुका है। तो ये आपको ध्यान रखना है क्वेश्चन, ठीक है। अब संख्या बढ़ी है, ठीक है। क्लियर सर जी, क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। महिमा वीडियो की क्वालिटी बढ़ाइए आप, है ना, क्योंकि बाकी जितने लोग लाइव चल रहे हैं सबको क्लियर दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा वीडियो की क्वालिटी अपने मोबाइल से बढ़ा लीजिए तो क्लियर दिखेगा आपको, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हाँ बिल्कुल सही है, हाँ अच्छा शिवपुर में है, बिल्कुल सही है, सबको पता है शिवपुर मुरैना में आता है ये। अगला है आड़ा खड़ा नाच एमपी के किस अंचल का है बताएं। तो आड़ा खड़ा नाच एमपी के किस अंचल का है बताएं, बघेलखंड अंचल का, मालवा अंचल का, निमाड़ अंचल का, या इनमें से कोई नहीं। तो आड़ा खड़ा नाच किस क्षेत्र का है इसको आपको बताना है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका। सभी लोग बताएं जल्दी से, आड़ा खड़ा नाच एमपी के किस अंचल का है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। चारों ऑप्शन डबल से एक बार बताएं सर, कौन सा चार ऑप्शन बताएं अंकेश, ठीक है। तो आड़ा खड़ा नाच एमपी के किस अंचल का आता है, बघेलखंड का, मालवा का, निमाड़ का, या इनमें से कोई नहीं। फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। तो ध्यान रखिएगा आड़ा खड़ा जो आता है कहाँ पे आ जाएगा, ये आता है निमाड़ क्षेत्र का, ये कहाँ का आएगा आपका, निमाड़ क्षेत्र का आएगा। बी और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही आंसर होगा।
सी ऑप्शन ही क्या हो जाएगा इसमें आपका करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पे और कौन कौन सा फेमस है नृत्य ध्यान रखिएगा, तो काठी नृत्य, निमाड़ का अब सब नहीं बताऊंगा मैं, क्योंकि अभी 2 या 3 दिन पहले क्लास आप देखेंगे तो नृत्य पूरे हैं सभी क्षेत्र के मैं अलग से बताया था। फिलहाल यहाँ पे निमाड़ का क्वेश्चन आया हुआ है, तो निमाड़ का हम लोग देख लेते हैं। काठी नृत्य, काठी नृत्य जो होता है ये कहाँ पे होता है, निमाड़ में ही होता है आपका। इसके अलावा गणगौर, ठीक है, गणगौर, मांडलिया, मांडलिया, ठीक है, डंडा, डंडा नृत्य, और फेफारिया, और फेफारिया, ये जो प्रमुख लोक नृत्य होते हैं, ये नृत्य होते हैं कहाँ पे होते हैं, निमाड़ क्षेत्र में होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल लॉक कर दिया गया ये। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा सी। ये सभी नृत्य भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चीता वाला जो है यहाँ पे जलवायु अच्छा है, ठीक है, यहाँ पे रहवासी इलाके से थोड़ा सा दूर पड़ता है, ये जलवायु यहाँ की अच्छी है चीते के लिए। ये 3 ऑप्शन थे, तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, ये ऑप्शन थे अंकेश, ठीक है। थोड़ा सा क्लास को ध्यान से पढ़ा करिए, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको? चले बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू सो मच श्री राम अकेडमी जी, स्वागत है आपका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का पहला क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां बनाया जाएगा? ये एमपी करेंट अफेयर के क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश करेंट अफेयर के क्वेश्चन है। तो ये बताएं, एमपी का पहला क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल मतलब क्या होता है, मगरमच्छ, है ना। तो बताएं जल्दी से, क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर कहां पे बनाया जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा आपका? तो यहाँ पे मैं बात कर दूं, अच्छा जो सीधी जिले से हो, जो पटवारी वगैरह की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो श्री राम अकेडमी भी आप लोग जा सकते हैं, और जो सीधे जिले से होंगे एक बार डेमो लेने। अब देखिए यहाँ पे क्रोकोडाइल की बात करें, ये कहाँ पे बन रहा है आपका सेंटर, भोपाल में बन रहा है, और इसका एक रीजन है, ठीक है। श्री राम अकेडमी जी बोल रहे हैं सर स्टूडेंट के लिए बहुत मेहनत कराते हैं। थैंक यू सो मच सर, आप तो जानते हैं, आप खुद भी इतने सारे मेहनत करते हैं, है ना। और सबका यहाँ पे उद्देश्य यही होता है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा सेलेक्ट हो इसमें। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, भोपाल जो है आपका, भोपाल में आपका आता है एक तो करेवा बांध आता है। कौन सा बांध आएगा आपका? करेवा बांध, जो सबको पता है एमपी का पहला इको पर्यटन स्थल कौन सा है, तो पहला इको पर्यटन स्थल जो है, क्लियर तो दिख रहा है इसमें अंकेश, यार डिस्टर्ब नहीं करिए प्लीज क्लास को। एक बार जो इनका दिक्कत जा रही है वीडियो में ना, वीडियो क्वालिटी बढ़ाइए, एक या 2 लोग की दिक्कत जा रही है, बाकी सबका सही जा रहा है, तो आप लोग वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए अपने मोबाइल की। देखिए करेवा बांध जो होता है पहला इको पर्यटन स्थल है एमपी का, ये आपको ध्यान रखना है। और दूसरा यहाँ पे एक बांध और है, कलिया सोत बांध। कौन सा है? कलिया सोत बांध। तो ये जो है आपका एक तो इको पर्यटन स्थल है, रामसर साइट भी ये है, आपको ध्यान रखना। केरवा बांध जो आता है, करेवा बांध, ये रामसर साइट में भी शामिल है, ठीक है, एमपी में। टोटल 4 आते हैं, इसमें ये भी आएगा। ये जो दोनों आते हैं जलीय जीव के लिए ज्यादा उपयोगी हैं, जलीय जीव के ज्यादा उपयोगी हैं। यहाँ पे मगरमच्छ काफी मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि लगभग 22 प्लस मगरमच्छ यहाँ पे पाए गए हैं, और अभी इतने तो मिले हैं, और भी होंगे जो भी ढूंढे नहीं गए हैं, ठीक है। तो इसलिए मगरमच्छ के लिए या घड़ियाल के लिए ज्यादा उपयुक्त स्थान ये पे है, इसलिए यहाँ पे क्रोकोडाइल रिसर्च सेंटर बनाया जा रहा है। क्या इसका कारण है? इसमें अनुसंधान के लिए बनाया जा रहा है, कहाँ पे? भोपाल में। ये आपको ध्यान रखना है, आ सकता है एग्जाम में आपका, ठीक है। चलिए, हाँ सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1-2 लोग को जिनको दिक्कत जा रही है वो इसको क्या करें, एक बार नेट को क्वालिटी बढ़ा लें अपनी वीडियो की। यहां तक किसी कोई दिक्कत? यहां तक सबको क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है यहाँ तक क्लास में? चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। अच्छा, आपका कॉलेज यहीं था भोपाल में, क्या बात है। आप लोग के लिए इतना मेहनत में, अगर थोड़ा बहुत मेहनत आपको पसंद मेरी आ रही है, क्योंकि देखो कल मेरा पेपर भी है ना, कल ही मेरा पेपर है, लेकिन पूरा समय मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो थोड़ा सा आप लोग क्या करिए, इसको सपोर्ट भी क्या करें, क्लास को शेयर भी क्या करें ज्यादा से ज्यादा, है ना, क्योंकि सारी मेहनत जो क्या कर रहा हूँ मैं आप लोग के लिए कर रहा हूँ। अब है अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य राला मंडल किस जिले में स्थित है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो राला मंडल जो आता है ये मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है, इसको बताएं फटाफट जल्दी से आप लोग। राला मंडल कहां पे आता है, सभी लोग बताएं जल्दी से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा राला मंडल कहां पे आता है, तो राला मंडल जो आ जाएगा, ये पहला ऑप्शन इसमें मैं दे देता हूं आपको, सागर। पहला ऑप्शन क्या है? सागर। तो फिर बोल दोगे ऑप्शन ही नहीं आया। दूसरा ऑप्शन है भोपाल। तीसरा ऑप्शन आता है इसमें आपका जबलपुर, और चौथा ऑप्शन आप ले लीजिए इसमें इंदौर, है ना। चौथा ऑप्शन क्या है आपका? इंदौर।
तो हाँ बिल्कुल, कल मेरा एग्जाम है। तो ये राला मंडल जो आता है कहाँ पे आ जाएगा, राला मंडल कहाँ पे आता है, इंदौर में आता है। ठीक है, ये एमपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य है ना, एमपी का सबसे छोटा अभ्यारण्य इसमें है। ठीक है, और अभी हाल ही में एक अभ्यारण्य और बन रहा है। ठीक है, एक अभ्यारण्य और बन रहा है, अहिल्या अभ्यारण्य। कौन सा अभ्यारण्य बन रहा है आपका, अहिल्या अभ्यारण्य बन रहा है, जो कहाँ पे बन रहा है आपका, तो ये आपका इंदौर में ही है, ये घोषित किया जा चुका है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। टीचर जब मेहनत आपके लिए कराते हैं तो आप लोग लाइफ में कंजूसी ना करें आप लोग। थैंक यू सो मच श्री राम अकेडमी जी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है। अहिल्या अभ्यारण्य अभी हाल ही में बना है इंदौर में। ठीक है, ये नया अभ्यारण्य बना हुआ है, और फिलहाल राला मंडल इंदौर में आता है, जो सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ये दोनों पॉइंट इसमें आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, चलें बढ़े, यहाँ तक सबको क्लियर है। अच्छा, राला मंडल में आपका एग्जाम सेंटर भी है, तब तो अच्छी बात है। पेपर दो आराम से ऋषभ, और फिर घूमे वहां पे आप लोग अच्छे से। इंदौर में बहुत सारी चीजें घूमने वाली हैं। मुझे पूरे मध्य प्रदेश में, मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ, रहने के लिए जो सबसे अच्छा स्थान मुझे लगता है वो इंदौर रहता है ना, क्योंकि 5 से 6 साल में वहां पे रहा भी हूँ। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट वहां का, दिल्ली से भी अच्छा मुझे वहां का लगा। काठ का सपना, अगला क्वेश्चन है, काठ का सपना। ठीक है, काठ का सपना किसकी कृति है, किसकी रचना है, बताएं। क्रिएटिव डांस जी, अच्छा, तो यहाँ पे बताएं काठ का सपना किसकी कृति है, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र की, बालकृष्ण नवीन की, गजानन माधव मुक्तिबोध का, या हरिशंकर परसाई का। तो फटाफट बताएं जल्दी से, काठ का सपना किसकी कृति है, किसकी रचना है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से बताएं। काठ का सपना किसकी रचना है, करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, पंडित भवानी प्रसाद मिश्र, बालकृष्ण नवीन, गजानन माधव मुक्तिबोध, या हरिशंकर परसाई। बिल्कुल सही ऑप्शन है गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध जी की ही जो यहाँ पे रचना है, कौन सा है, काठ का सपना है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। दीक्षा, अच्छा, कल के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच दीक्षा जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इसमें आपका। अब देखिए, यहाँ पे सबको पता है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की एक फेमस रचना है जो सबको पता होगा, ये है पहले अर्थ मुक्तिबोध नाम से इनकी रचना भी है, और चांद का मुंह टेढ़ा, पढ़ा है आप लोगों ने, चांद का मुंह टेढ़ा, ये सब ने पढ़ा होगा, है ना, लेकिन रचना बहुत कम लोगों को पता होगी। ये किनकी रचना है, ये गजानन माधव मुक्तिबोध की है सर। ठीक है सर, आज आप पेपर की तैयारी करो, हमें कल पढ़ा देना। ठीक है, तो बस बिल्कुल सही है ज्योति, थैंक यू सो मच। 5-10 मिनट क्लास और रखेंगे, फिर क्लास खत्म करेंगे इसका। इसके अलावा इसका फेमस जो है आपका, वो है कौन सा है, ब्रह्म राक्षस। तो ब्रह्म राक्षस जो रचना है, ये भी किनकी रचना है, गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कहां से आते हैं, ये मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के निवासी हैं। कहां से आते हैं ये, मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है गजानन माधव मुक्तिबोध के बारे में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको, सबको क्लियर है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस पे एक अंतिम क्वेश्चन करते हैं, फिर कल हम लोग करेंगे इसके आगे, कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल थोड़ा सा मैं लंबी क्लास रख दूंगा, है ना, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ भी लूंगा आज का। नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो वजनी ग्रंथ किसने लिखा है, यह नर्तक सर्वस्व है इसमें। ये जो है आपका, थैंक यू सो मच ज्योति जी, नर्तन सर्वस्व नामक 611 किलो वजनी ग्रंथ किसने लिखा है, फटाफट बताएं जल्दी से, सही आंसर क्या होगा आपका। थैंक यू सो मच। राजा भोज, जगनीक, राजा चक्रधर सिंह, या पंडित कार्तिक राम। तो बताएं जल्दी से, 611 किलो वजनी ग्रंथ किसने लिखा है। ठीक है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। ठीक है, थैंक यू हरि यादव जी। तो यहाँ पे देखिए 611 वजनी जो किलो ग्रंथ लिखा हुआ है, इस वजनी, ये राजा महाराजा ही कर सकते हैं। ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, राजा चक्रधर सिंह। किसने किया है, राजा चक्रधर सिंह ने किया हुआ है। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद इसमें। ठीक है, अब अगर हम इनकी बात करेंगे, राजा चक्रधर सिंह की बात करेंगे इसमें, ठीक है, तो बिल्कुल सही है। इनके नाम पे आपको ये भी पता होगा इसमें कि लोक और पारंपरिक कला का फेलोशिप भी इनके नाम पे दी जाती है, सबको पता होगा इनके बारे में, है ना। आप काफी मेहनत कर लेते हैं प्रदीप सर, शुभ रात्रि। अच्छा, छात्र सभी जल्दी वीडियो शेयर करें, थैंक यू सो मच श्री राम अकेडमी जी। ठीक है, ये आपको अच्छे तरीके से ध्यान रखना है कि इनके बारे में, आपको ये राजा चक्रधर सिंह के बारे में ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं हम लोग। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी, और इसी तरीके से डेली क्लास चलती है एमपीजीके की
10:15 बजे, है ना। तो हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और ध्यान रखिएगा कल से एक महा मैराथन क्लास स्टार्ट होगा 8 PM पे, मैनेजमेंट सब्जेक्ट का, प्रबंधन का। और पूरे पूरे आप इसमें क्या करिएगा, यूट्यूब में उठा के देख लीजिएगा, उस तरह क्वेश्चन कोई नहीं लेके आएगा। मैं 150 प्लस क्वेश्चन एक दिन में कराऊंगा, आपका पर चैप्टर कराऊंगा, ठीक है, जिसमें प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी रहेंगे, 20 पहले प्रीवियस क्वेश्चन रखेंगे हम हर चैप्टर के, और फिर हम 130 प्लस हर चैप्टर के कराएंगे, जिससे हर चैप्टर आपका कंप्लीट भी हो जाएगा और अच्छे तरीके से तैयारी भी आपकी हो जाएगी। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अगर पसंद आ रहा है तो, नहीं पसंद आ रहा है तो डिसलाइक कर दीजिएगा, जिससे मुझे आपका फीडबैक मिल जाएगा कि कैसा आपको क्लास पसंद आ रही है, नहीं आ रही है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सभी को। गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय हिंद, धन्यवाद, थैंक यू। और प्लीज आप लोग कमेंट, जैसे लाइव क्लास खत्म हो जाती है ना तब करेंगे, और अच्छे कमेंट करेंगे तो वो सबको दिखाई देगा और मुझे और भी ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। गुड नाइट, धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू सो मच सभी को, धन्यवाद, थैंक यू।